जो उसमें पहले मैं कारण आपको नोट करवा दूंगा, फिर एक क्वेश्चन करूंगा जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि तुर्की शासन की सफलता पर क्वेश्चन पूछा है। उस क्वेश्चन का राइटिंग का मॉडल आंसर मैं लिखवाऊंगा आपको। तो आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तब मोहम्मद गोरी से फिर आगे बढ़ते हैं। में जाओगे तो मावरा उन नहर वगैरह का रीजन है, जहां पर आप, जहां से मुगल आए थे। तो इससे उत्तर में जो मावरा उन नहर वगैरह का क्षेत्र जाओगे तो वहां पर एक राज्य बना था, उसको बोलते थे ख्वारिज्म का राज्य, वो भी मुस्लिम राज्य था, ख्वारिज्म का राज्य। तो दो राज्य अस्तित्व में आए, गोर का राज्य और ख्वारिज्म का राज्य। ये दोनों गजनी साम्राज्य के विघटन पर आए। और ये गोर कोई दूसरे नहीं थे, महमूद गजनी के ही अधिकारी था। उसमें कहानी ये है कि महमूद गजनी का दूर का एक अधिकारी हुआ था, क्योंकि साम्राज्य विघटित हो गया तो पश्चिम एशिया आजाद हो गया, मध्य एशिया भी आकार में छोटा हो गया, उसका मध्य एशियाई साम्राज्य। तो उसी में एक महमूद गजनी का उत्तराधिकारी था, उसका नाम था बहराम शाह। तो बहराम शाह का एक अधिकारी हुआ करता था अलाउद्दीन, जो बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो उसके दो और भाई थे, वो भी महत्वाकांक्षी थे। तो बहराम शाह गया, उसका मध्य एशियाई साम्राज्य। तो उसी में एक राज्य बना था, उसको बोलते थे ख्वारिज्म का राज्य, वो भी मुस्लिम राज्य था, ख्वारिज्म का राज्य। तो दो राज्य अस्तित्व में आए, गोर का राज्य और ख्वारिज्म का राज्य। ये दोनों गजनी साम्राज्य के विघटन पर आए। और ये गोर कोई दूसरे नहीं थे, महमूद गजनी के ही अधिकारी था। उसमें कहानी यह है कि महमूद गजनी का दूर का एक अधिकारी हुआ था, क्योंकि साम्राज्य विघटित हो गया तो पश्चिम एशिया आजाद हो गया, मध्य एशिया भी आकार में छोटा हो गया, उसका मध्य एशियाई साम्राज्य। तो उसी में एक महमूद गजनी का उत्तराधिकारी था, उसका नाम था बहराम शाह। तो बहराम शाह का एक अधिकारी हुआ करता था अलाउद्दीन, जो बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो उसके दो और भाई थे, वो भी महत्वाकांक्षी थे। तो बहराम शाह ने उनके दोनों भाइयों को बुलाकर उसको दंडित किया, मतलब उनको मरवा डाला। इस पर अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया और गजनी पर आक्रमण कर दिया, उसी का अधिकारी था वो। और 7 दिनों तक गजनी को जलाता रहा था और जहांसोज की उपाधि ली थी। उसको कहते हैं जहांसोज का मतलब होता है विश्वदाहक। और फिर उसी के बाद गोरियों ने कब्जा कर लिया, वहां से गजनी के अंतिम उत्तराधिकारी को, गजनी के उत्तराधिकारी को खदेड़ दिया गजनी से। तो गजनी का उत्तराधिकारी ने पंजाब में आकर शरण ले लिया। तो लास्ट टाइम में जो गजनी का उत्तराधिकारी वो पंजाब में शासन कर रहा है। और स्वयं गजनी का साम्राज्य जो था वो बिखर गया, और उस साम्राज्य के बिखरने से जो राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें गोर का राज्य आ गया और ख्वारिज्म का साम्राज्य आ गया। ये दो साम्राज्य आ गए, गोर और ख्वारिज्म। तो ये मध्य एशिया का परिदृश्य है। अब अलाउद्दीन का ही छोटा भाई गयासुद्दीन था, और गयासुद्दीन का छोटा भाई था जिसका नाम था मोहम्मद बिन सैम, जो इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो देखो सुलेमान रेंज आपको दिख रहा है और ये किरथर रेंज दिख रहा है, 3 दर्रे मैंने आपको बताए। तो ये जो जगह आप तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं काबुल, और ये क्षेत्र है गजनी, और गजनी के बाद ये क्षेत्र है कांधार। तो काबुल गजनी कांधार जो सुरक्षा पंक्ति है उसको भारत की सबसे वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति मानी गई है, मतलब भारतीय इतिहास में काबुल गजनी कांधार। लेकिन पूरे भारतीय इतिहास में आप देखोगे कि बहुत कम राजवंश ऐसे हुए हैं जो वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति पर नियंत्रण रखा है। क्योंकि अगर काबुल गजनी कांधार सुरक्षा पंक्ति पर अगर किसी भी शासक या किसी भी राज्य का नियंत्रण है, इसका मतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी न तो सुलेमान रेंज से अंदर घुस सकते और न किरथर रेंज से, ना वह खैबर दर्रे से घुस सकते, न बोलन दर्रे से। लेकिन 3 ही राजवंश है भारतीय इतिहास में जिनके अंतर्गत इस पर नियंत्रण रहा है। एक मौर्यों के अधीन हुआ था, दूसरा कुषाणों के अधीन हुआ था, और तीसरा मुगलों के अधीन हुआ। सल्तनत काल में तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। खैर एनीवे, ये जो जगह है तो यही सुलेमान रेंज है, और यहाँ से घुसेंगे तो पंजाब से आप जाएंगे। तो हुआ ऐसा कि मोहम्मद गोरी जो गोर में स्थापित था, उसने हिंदुस्तान की तरफ देखा, और हिंदुस्तान की तरफ वो धन प्राप्ति के लिए देखा था कि हमको धन मिलेगा। अब अगर मानचित्र पर देखोगे तो अगर सिंधु नदी है तो सिंध के झेलम है, झेलम के बाद चिनाब है और रावी है। तो रावी नदी के किनारे आपको लाहौर मिलेगा, लाहौर। और इसके नीचे में आओगे तो मुल्तान मिलेगा, लाहौर और मुल्तान। और मुल्तान के थोड़ा दक्षिण में जाओगे, थोड़ा सा और दक्षिण, थोड़ा सा जैसे ये लाहौर मिलेगा, और इसके नीचे जाओगे तो मुल्तान मिलेगा, और मुल्तान के दक्षिण में जाओगे तो उच्च का क्षेत्र मिलेगा। माने लाहौर से थोड़ा सा दक्षिण पूरब की तरफ कर्व लिए हुए है मुल्तान, और फिर मुल्तान से हल्का सा दक्षिण पूरब के, मुल्तान से दक्षिण की तरफ कर्व लिए हुए, मतलब दक्षिण ही मान लो, दक्षिण सटा हुआ क्षेत्र है जो उच्च है। अब इसको मान के चलो लाहौर थोड़ा दूर है और मुल्तान और उच्च दोनों सटे हुए क्षेत्र है।
तो बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पहले मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया था, बहुत पहले कब्जा किया था। खैर एनीवे, परंतु मोहम्मद गोरी ने यह पहले सोचा, आरंभ में उसने सोचा कि मैं पंजाब के रास्ते नहीं जाता हूं, क्योंकि पंजाब में गजनी का उत्तराधिकारी बैठा हुआ था। तो मोहम्मद गोरी का मानना था कि अगर हम पंजाब के रास्ते खैबर दर्रे के अंदर से होकर घुसते हैं तो इसका मतलब है कि हमें फिर गोरी के उत्तराधिकारी से युद्ध करना पड़ेगा, उसमें हमारी अधिकतर गजनी के उत्तराधिकारी से युद्ध करना पड़ेगा, उसमें हमारी अधिकांश ऊर्जा चली जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि हम खैबर दर्रे के बजाय बोलन दर्रे से घुसते हैं, मतलब किरथा रेंज से घुसते हैं। तो अगर आप खैबर दर्रे से घुसते तो आप पंजाब में निकलते, अगर बोलन दर्रे से घुसा तो मतलब है कि बलूचिस्तान को पार करते हुए वो राजस्थान को पार करते हुए और चला गया गुजरात, और गुजरात के रास्ते से उसको हम निकलना था। तो वह बोलन दर्रे से घुसने की जो कोशिश की तो बलूचिस्तान और राजस्थान के बलूचिस्तान को और राजस्थान का रीजन प्राप्त करते हुए गुजरात के बॉर्डर पर पहुंचा। बस उसी समय गुजरात का एक बड़ा ही ताकतवर शासक था, सोलंकी शासक, जिसका नाम था भीमा द्वितीय। तो भीमा द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी को। जब मोहम्मद गोरी पराजित हो गया भीमा द्वितीय से, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती यह था कि बिना पंजाब को आधार बनाए हम उत्तर भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकते। फिर लौट गया वहां से, और तब फिर 1100, ये घटना जो आपको मैं बता रहा हूं वो है 1187 की। फिर 1187 से 90 के बीच उसने गजनी के उत्तराधिकारी को पंजाब से हटाकर और पंजाब को जीत लिया। तो मोहम्मद गोरी फिर खैबर दर्रे के रास्ते से घुसा और पंजाब को जीता। पहले पंजाब को जीता, और जिस समय मोहम्मद गोरी पंजाब पर कब्जा कर चुका था उस समय बाकी तो बहुत सारे राजपूत राजवंश थे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश था उसको कहते हैं दिल्ली और अजमेर में उसने अपना आधार बनाया हुआ था, उसको कहते हैं चौहान वंश। जिस समय मोहम्मद गोरी उच्च और मुल्तान को जीत रहा था उसी समय 14 वर्ष का एक बालक पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली में सिंहासनारोहण हुआ। पहले चौहानों का केवल अजमेर में आधार था, परंतु पृथ्वीराज चौहान से पूर्व ही एक चौहान शासक हुआ करता था विग्रहराज चतुर्थ, उसने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली तोमर वंश से छीन लिया था। अब चौहानों का कब्जा दिल्ली और अजमेर दोनों पर हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उसने मध्य भारत पर हमला करके वहां पर चंदेल शासक जो परमार्दी देव है उसको पराजित किया था, और उसी युद्ध में अल्लाह उदल 2 भाई मारे गए थे पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए। भारत पर हमला करके वहां छीन लिया आरोहण हुआ। पहले चौहानों का केवल अजमेर में आधार था, परंतु पृथ्वीराज चौहान से पूर्व ही एक चौहान शासक हुआ करता था विग्रहराज चतुर्थ, उसने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली तोमर वंश से छीन लिया था। अब चौहानों का कब्जा दिल्ली और अजमेर दोनों पर हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उसने मध्य भारत पर हमला करके वहां पर चंदेल शासक जो परमार्दी देव है उसको पराजित किया था, और उसी युद्ध में अल्लाह उदल 2 भाई मारे गए थे पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए। फिर पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात की तरफ विस्तार करने का प्रयास किया और गुजरात पर आक्रमण किया, यहां से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ के गुजरात पर आक्रमण किया। परंतु जो भीमा द्वितीय जिसने मोहम्मद गोरी को पहले हराया था वो पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित कर दिया। तब पृथ्वीराज चौहान को लगा कि नहीं, गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करना हमारे लिए व्यावहारिक रूप में संभव नहीं होगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपना रास्ता मोड़ दिया, और पृथ्वीराज चौहान ने तब विस्तार के लिए उत्तर पश्चिम की तरफ देखना शुरू कर दिया, और मोहम्मद गोरी पंजाब को जीतकर विस्तार के लिए दक्षिण पूर्व की तरफ देख रहा था। तो दोनों का कोलिजन तो बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को विस्तार करना है उत्तर पश्चिम की तरफ और मोहम्मद गोरी को विस्तार करना है दक्षिण पूर्व की तरफ। उसी क्रम में एक स्थल था जिसका नाम था तवर हिंद। तो तवर हिंद जिसको कहते हैं अभी भटिंडा उसको बोलते हैं, वही तवर हिंद नामक स्थल पर विवाद, उसी पर कब्जा करने के मुद्दे पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में। तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन अब वहां पर सतीश चंद्र मानते हैं राजपूत राज्यों से गलती यह हुई कि राजपूत राज्यों ने उस समय तक एक रक्षात्मक रुख या रक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लिया था।
रक्षात्मक रूप का मतलब होता है कि तुम कितना भी ताकतवर हो तो किसी पर आगे बढ़ के आक्रमण नहीं करोगे, आक्रामक रुख नहीं अपनाओगे। अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसको अपने ढंग से रक्षा कर लो। तो एक कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कई बार डिफेंस के लिए ऑफेंस करना आवश्यक होता है, लेकिन राजपूत राज्यों ने उस समय तक एक डिफेंसिव अप्रोच डेवलप कर लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को बचा लिया। उसको चाहिए था कि उस समय चेंज करके मोहम्मद गोरी से पंजाब खाली करवाने की कोशिश करता। अगर उसी पर आक्रमण अगर पीछे से ही जाके अगर कर देता पंजाब पर तो अस्त व्यस्त हो जाता हो। लेकिन यह विजय करने के बाद फिर आ गया कॉम्प्लासेंसी में, एक सेंस ऑफ कॉम्प्लासेंसी आ गई थी, वो डूब गया। बंद कर दिया क्या? हाँ, ये तो वैसे भी गर्मी हुई पड़ी है, क्यों वहां बैठते हो? थोड़ा सा नहीं, आप इस बीच में आ जाओ ना, उधर जो दो चार जो क्राउड है पता नहीं, इधर जैसे तो आप लोग बंद कर देते हो ना जहां तहां, तो यहाँ गर्मी होने लगती है। वहां पर जब ठंडी प्रकृति के लोग हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, भाई हमें रिक्वेस्ट है, गर्म प्रकृति के लोग चले जाइए एसी के पास स्वेच्छा से, और ठंडी प्रकृति के लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि बीच वाले में क्या होता है, आप गर्म प्रकृति के ठंडी तुरंत बदलने लगे। अच्छा, आप गर्म प्रकृति ठंडी प्रकृति के, हाँ तो आप अलग हट जाइए थोड़ा सा। मतलब होता क्या है कि जो बीच में ना सेंटर में यहाँ पर गर्मी होने लगती है, और जो दूर दूर जो कॉर्नर में जहाँ पर बैठे हुए एसी के पास, तो उनको तो थोड़ा सा दिक्कत, दोनों के बीच कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है। या बीच में अगर बंद करते हैं फिर चालू कर दिए फिर बंद कर दिए, इस तरीके से कुछ करिए, बीच का रास्ता अपनाइए। तो समझो मेरी स्टोरी, समझ रहे हो ना? तो उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान आगे नहीं बढ़ा, दिल्ली और को बचा लिया, और बचाने के बाद फिर सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी डेवलप कर लिया। मोहम्मद गोरी 1 वर्ष के बाद तैयार होकर आया 1192 में, और 1192 में जब फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। पृथ्वीराज चौहान का पराजित होने के बाद फिर गोरी और चौहान में क्या हुआ, वहीं पर क्योंकि जिस समय साहित्यिक ग्रंथ आ जाता है तो अपने ढंग से भ्रम पैदा कर देता है। अब पृथ्वीराज रासव का लेखक चंदर बरदाई ने भी कई तरह के भ्रम पैदा कर दिए हैं, और जो फारसी स्रोत है वो स्पष्ट कुछ कहता नहीं है, और फारसी लेखक होते हैं वो अपनी प्रशंसा लूटते हैं। इधर जो राजपूत शासकों के लेखक है वो अपनी प्रशंसा लूटने की कोशिश करते हैं, तो उसमें तथ्य बहुत सारा मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है। अब इसमें 3 तरह के विचार हैं। एक तरह का विचार यह है कि तराइन का युद्ध हारने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान सरस्वती की तरफ पलायन कर गया। राजस्थान में वो सरस्वती क्षेत्र है जहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और मार डाला गया। दूसरा विचार यह है कि जो चंद्र बरदाई ने दिया कि मोहम्मद गोरी उसे बंदी बनाकर गजनी ले गया और अंधा बना दिया, लेकिन उसी में एक बार उसके जो धनुष बाण की कला देखने के लिए शब्द वेदी का बहुत बड़ा ज्ञाता था, शब्द के आधार पर टंकार के आधार पर वो बाण चलाता था, वही कला को देखना चाहता था। तो चंद्र बरदाई भी दरबार में था। उसने जब शब्द के आधार जहां तक कोई एक साउंड देता तो उसको बाण से बेच देता अंधा होने के बाद भी, तो मोहम्मद गोरी उसी में वाह वाह कह उठा। पृथ्वीराज चौहान को अंदाज लग गया वो कहाँ बैठा हुआ है, केवल दूरी पता नहीं चल पा रहा था ठीक से कि एग्जैक्ट दूरी कितनी है। तो चंद्र बरदाई ने उसमें कह दिया 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ऐसे पर सुल्तान है मत चूको चौहान। बस चलाया बाण मोहम्मद गोरी का, वहीं डेथ हो गया। तो इसको खैर बहुत रोमांटिक लगता है सुनने में, लेकिन वास्तविकता से बहुत परे है ये। तीसरा विचार है कि पृथ्वीराज चौहान संभवतः अधीनस्थ शासक के रूप में कुछ समय तक शासन किया था, फिर तुर्कों ने सत्ता अपने हाथ में ली थी। क्योंकि एक सिक्का मिलता है उस काल में जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान और वहां पर बूल यानी सांड की मूर्ति है, और दूसरी तरफ सिक्का के उस पार लिखा हुआ है मोहम्मद बिन सैम और उस पर घोड़े का चित्र बना हुआ है। तो अब इसका ये भी मतलब निकाला जाता है कि हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों को दोबारा मोहम्मद गोरी ने ढाल कर सिक्के के रूप में चला लिया, इसलिए इस तरह का चित्र आता है। ये 3 तरह के विचार आते हैं नॉर्मली, जो बहुत स्पष्ट रूप में कुछ भी स्थापित नहीं है। लेकिन चंद्र बरदाई वाला और गोरी को मारने वाला जो वृत्तांत है उसको कोई हिस्टोरियन कम से कम आज की तारीख में विश्वास नहीं कर पा रहे। अब मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया दिल्ली और आगरा पर। लेकिन एक बात आप ध्यान कर लीजिए कि मोहम्मद गोरी की मुख्य महत्वाकांक्षा उसकी भी
हिंदुस्तान में नहीं थे। मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर शासन नहीं करना चाहता था, बल्कि एक मिनट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे फारसी के। एक तो आप देखोगे उनका नाम है ताज उल मासिर, एक ग्रंथ है जो पहला ग्रंथ है जो दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों की विजय पर लिखता है, और वो ताज उल मासिर के प्रसिद्ध लेखक है हसन निजामी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार को सुशोभित करता था। एक और भी फारसी लेखक, उसका नाम थोड़ा टेढ़ा है और उसका पुस्तक का नाम और भी टेढ़ा है। उसका नाम है फक्र ए मुद्दबिर, और उसके पुस्तक का नाम है आदाब उल हर्ब व शुजाअत। तो उतना बड़ा नाम मैं नहीं दूंगा, घबराओ मत, फक्र मुद्दबिर भी रखोगे तो अपना ठीक है। और हसन निजामी दोस्त के दरबार में रहते थे। अब इसके बाद मैं ये करना चाहूँगा कि आखिर ये तुर्की जो हिंदुस्तान में सफल हुए, तो सफलता के क्या कारण थे। ये एक अहम बिंदु है। अहम बिंदु इसलिए है कि अब चूंकि आप समझ सकते हो कि इस्लाम जिस समय निकला तो उसने ग्लोबल एम्पायर बना लिया, तो उस पर दुनिया भर में रिसर्च हुआ है। परंपरागत रिसर्च कुछ और कहता है, वर्तमान रिसर्च कुछ और करता है। और तुम लोगों के साथ एक एडिशनल प्रॉब्लम और है। एडिशनल प्रॉब्लम है कि तुम लोग को यूपीएससी में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। इसलिए मैं मॉडल आंसर भी लिख के तुमको दिखाऊंगा कि कितना टेक्निकली डिफिकल्ट है बहुत सारे विचारों को लेना। बहुत कम में, संक्षिप्त में, और क्वेश्चन के संकेत के आधार पर लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन का संकेत किधर है, उसी तरह से हमारा उत्तर का संकेत होना चाहिए। तो अब अगर तुम ओवरऑल, अगर तुम इस इस्लाम की विजय पर अगर तुम अध्ययन करोगे तो बहुत सारे विचार आते हैं। अब कुछ विचार है जो उस समय के तुर्की लेख को नहीं दिया था। जैसे तुर्की लेखक में तुम देखोगे फक्र मुद्दबिर ही है, तो उसने हसन निजामी है। तो हसन निजामी जो उस काल का, उसने कहा दैवी कृपा से, माने ईश्वरी कृपा से जीत हुई। तो ईश्वरी कृपा का तो कोई कंक्रीट आधार है ही नहीं, उसको तर्क में हम दे ही नहीं सकते। दूसरा, फक्र मुद्दबिर ने कहा घुड़सवार सेना बहुत हद तक उत्तरदायी रही। तो कुछ हद तक ये सही भी है। आगे जब आए तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उसका अध्ययन किया, यूरोपियन हिस्टोरियन ने। तो अब जैसे लेनपूल हैं या फिर मोरलैंड हैं, तो इस तरह से ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपने ढंग से अध्ययन किया। एल्फिस्टन है, तो उसमें कुछ कुछ अपना अलग अलग तक दिया। कुछ ने कहा कि भाई वो मध्य एशियाई जो जनजातियां थी और ठंडे प्रदेश में रहने के कारण वो अत्यधिक ताकतवर और अत्यधिक कुशल हो गई थी। अभी भी बात बहुत नहीं पच रही है। फिर उन्होंने कहा कि वो मांसाहारी थे और मांसाहारी होने के कारण बहुत ताकतवर हो गए थे। मांसाहार ने उनको बहुत, जबकि राजपूत लोग जो थे वो वेजिटेरियंस थे, तो उस मांसाहारी से नहीं सामना कर सके। तो अब बाद में जब जीव विज्ञान का रिसर्च आया तो ये तर्क भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि अगर आप शाकाहारी भी है तो बहुत प्रोटीन के स्रोत हैं, मिल्क मेड भी चीज़ है, ठीक है, मांसाहार के समानांतर नहीं है, तब वो कौन जिम्नास्ट बनना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मांसाहार का तो एक नकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि उसमें तो मांसाहार में तो अब उस समय तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति तो खाते नहीं थे, तो मांसाहार में प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन प्रोटीन के साथ उतनी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा मिल जाता है, तो शरीर पर उसका इफेक्ट भी खराब पड़ता है। उससे जैसे कोई अगर, तो ये भी बहुत तर्क बहुत कारगर नहीं रहा। फिर जदुनाथ सरकार एक इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि 3 कारक थे तुर्कों की सफलता में। एक कारक उन्होंने कहा कि जो तुर्क लोग हैं उनमें इस्लामी बंधुता की भावना थी, मेल जोल की भावना थी, तो कुछ हद तक ये तार्किक भी लगता है। दूसरा उन्होंने कहा कि वे अल्लाह के नाम पर संघर्ष करते थे, इसलिए उनको अतिरिक्त ताकत आ गई थी। तो अब एक विश्वास जैसी चीज है, इसको बहुत तर्क से तो सिद्ध करना मुश्किल है, लेकिन हाँ चलिए एक विचार है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम सेना है वो मदिरा पान से बचते थे, क्योंकि इस्लाम में मदिरा पान को हराम कहा जाता था, जबकि जो राजपूत सैनिक है वो सब नशा सेवन भी करते थे। तो ये बहुत कारगर पॉइंट नहीं लग रहा है। अब अगर आप उधर मोहम्मद हबीब हैं जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, जो इरफान हबीब के पिताजी हैं,
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य कारण माना कि राजपूतों की जो कठोर जाति व्यवस्था है, वो राजपूतों की कठोर जाति व्यवस्था उनके पतन के लिए उत्तरदायी रही। उन्होंने तर्क दिया कि दुर्भाग्य है कि एक तरफ इस्लाम में समानता का भाव था, इसलिए जितने भी सक्षम मुसलमान थे उनको तलवार धारण करने का अधिकार था, जबकि हिंदू जाति व्यवस्था में समानता का भाव नहीं था। 10% राजपूत हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थे, जबकि 90% लोग हाथ बांध के खड़े थे। और जब तुर्की आक्रमण हुआ तो मुस्लिम सेना समग्रता से लड़ रही थी, जबकि हिंदुस्तानी समाज विभाजित था और हिंदुस्तानी समाज में 90% लोग मूक दर्शक की तरह तमाशा देख रहे थे और 10% राजपूत केवल हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनकी हार तय थी। अब मोहम्मद हबीब का कठोर जाति व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा शोध आया है और मोहम्मद हबीब ने इसको काफ़ी, उसको हबीब और निजामी भी बोलते हैं, एक निजामी भी है, प्रोफेसर निजामी और हबीब दोनों ने मिलकर ये मुद्दा उठाया है, तो इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट किया है। और मोहम्मद हबीब ने अलबरूनी को भी कोट किया है जाति व्यवस्था, मानी हिंदुओं की कठोर जाति व्यवस्था दिखाने के लिए कि उसमें हिंदुओं में कितनी कठोर जाति व्यवस्था थी। तो अलबरूनी तो मुख्य रूप से भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया है। वो एक्चुअली महमूद गजनी के साथ वो आया था हिंदुस्तान की सेना में, अलबरूनी, और अलबरूनी हिंदुस्तान की सेना में आया था और मुख्य रूप से उसने भारतीय समाज का विशेष रूप से अध्ययन किया है या उसमें रुचि दिखाई है। तो उसमें उसने हिंदुस्तान के शास्त्रों का अध्ययन करके और तब उसने अपना विवरण प्रस्तुत किया है। तो उसी क्रम में अलबरूनी एक विवरण देता है जिसको मोहम्मद हबीब कोट करते हैं। वो कहते हैं कि अलबरूनी ने लिखा है भारतीय शास्त्र का अध्ययन करके कि परंपरा के अनुसार जो जब राजा राम थे तो राजा राम के काल में सतयुग था और त्रेता था। तो त्रेता में जब पिता जीवित हो तो पुत्र नहीं मरता था। मतलब आप लोग इसको लेके बहुत सीरियस मत हो जाना, मतलब कहने का अर्थ है कि मिथक से इतिहास निकलता है। इतिहास नहीं है ये, क्या है? मिथक है। तो वो मिथक के आधार पर वो सिद्ध करते हैं मोहम्मद हबीब की उस काल का मिथक जब ऐसा है तो वास्तविकता भी तो उससे मिलती जुलती होगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? राजा राम की ऐतिहासिकता नहीं है, उनके शासन की ऐतिहासिकता नहीं है, परंतु जो मिथक गढ़े गए हैं उस युग के आदर्श को व्यक्त करते हैं। तो उनका कहना है कि जब राजा राम आए थे वही लंका विजय करके, तो एक परंपरा के अनुसार 14,000 वर्षों तक शासन किया था। तो उसी में जब राजा राम एक दिन अपने दरबार में अपने गद्दी पर बैठे हुए तो देखे कि पिता जीवित है और एक पिता अपने पुत्र की लाश लिए हुए दरबार में उपस्थित होता है और एकदम चिल्लाते हुए व्यथित हुए प्रवेश किया है कि हे राम, आपके राज्य में जरूर कोई न कोई अनर्थ हुआ है, क्योंकि मेरे जीवित रहते हुए मेरे पुत्र काल कवलित हो गया। अब राम को इस बात से बहुत धक्का पहुंचा कि भाई ऐसा कौन सा अनर्थ है, अनैतिक काम हमारे राज्य में हुआ जिस कारण से इस बूढ़े व्यक्ति का पुत्र इसके जीवन में ही मर गया। ऐसा होता नहीं हमारे राज्य में। तो बड़े व्यथित हुए और धनुष पर वो बाण चढ़ाकर अपने राज्य में वह अनर्थ की खोज करने निकल पड़े कि कहां कौन सा अनैतिक काम हुआ है जिस कारण यह घटना घटी है। उसी क्रम में जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक चांडाल पेड़ की शाखा से उल्टा लटककर, जिसमें पैर उसने पेड़ की शाखा में फंसाकर और स्वयं सिर नीचे करके उल्टा लटककर तपस्या कर रहा था। तो राम ने देखा तो पहले बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत दुर्लभ चीज है और किसी के लिए भी अनुकरणीय है। तुम्हारा जो समर्पण है वो श्रद्धा के लायक है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वह नियमों से विहित नहीं है। तुम चांडाल हो और तुम्हारे लिए तपस्या नहीं है, यही अनैतिक है, यही नियम का उल्लंघन है। और इसीलिए उस बूढ़ा व्यक्ति का पुत्र उसके जीवन काल में ही मर गया। और फिर उन्होंने धनुष पर बाण रखकर बाण चलाया, जो बाण जाकर सीधा चांडाल के पेट में लगा। उसका पेट फट गया और वो पके हुए आम की तरह नीचे गिर गया। और फिर उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा राम राम कह के जीवित हो गया। अब मुझे डर है कहीं तुम इतिहास समझने की भूल इसे मत कर लेना कि इतिहास है। ये इतिहास नहीं है, मिथक है। मोहम्मद हबीब इसका दृष्टांत देकर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं
कि एक्चुअली जो घटना है, ये घटना यह बताती है कि हिंदू जाति व्यवस्था कितनी कठोर थी। सबके अपने नियम निर्धारित थे, सबके अपने दायित्व बटे हुए थे, कोई किसी के दायित्व को अपने हाथ में नहीं ले सकता था। यही दुर्भाग्यजनक स्थिति थी। इस तरह का विभाजन मुस्लिम समाज में नहीं था। मुस्लिम समाज समानता पर आधारित था। वहां पर जितने भी युद्ध होते थे, धर्म युद्ध होते थे, उसमें सारे मुसलमान जो शारीरिक रूप से सक्षम है वो सेना में हिस्सा लेने के लिए योग्य थे, जबकि हिंदू समाज बटा हुआ था। ये एक बड़ा कारण था हिंदू राज्यों के पतन का। अब मैं आपको आगे बताऊंगा मोहम्मद हबीब की एक थियरी इकोनॉमी में, उसको कहते हैं नगरीय क्रांति। तो उनकी पूरी की पूरी धारणा यही थी। उन्होंने यही बताया कि इस कारण से उत्तर भारत में जो राजपूत राज्यों के जो किले हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कि उनका ये कहना है कि उस समय सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने जो तर्क दिया है वो तर्क सुनो, तुम मेंटली अलर्ट हो कि नहीं। हाँ, उनका कहना है कि उस समय जो किले होते तो किले पत्थर के बनते थे, और उनका कहना है जब तक तोप खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, आप इधर पढ़ रहे हो, घूमे हुए उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी पढ़ाई ने एक दूसरा रुख धारण कर लिया है। ऐसा क्यों? आपने उधर एक नई कक्षा लगा रखी है, सीधा हो जाइए। उधर क्या कर रहे हैं, उधर क्या कर रहे हो, वही तुम्हारा पोजीशन है। तो मतलब ये भी ध्यान रखना पड़ता है, इधर मोहम्मद हबीब का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कौन कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। क्योंकि ये सब चीज तुम अपने खुद पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा ना। ये सब चीज है बहुत कॉन्सेप्ट की चीज, लेकिन उस सबको धीरे धीरे इंटरलाइज करने में तो नए बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए तुम लोगों को एकदम हम रख लेंगे चीजों को, तो जब तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन पर क्या स्टैंड लेना है, कैसे स्टैंड लेना है, खुद क्लियर हो जाए। तो उनका जो एक तर्क है वो तर्क ये है कि मोहम्मद हबीब विभिन्न किलों के बारे में कहते हैं कि उत्तर भारत में किले थे, और जब तक तोपखाने का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक किलों को ढाहना संभव नहीं था। तो उनका यह कहना कि जब तुर्की आक्रमणकारी आते थे और राजपूत अपने आप को किले में सुरक्षित कर लेते तो महीनों प्रतीक्षा कर लौटना पड़ता, उनको दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मतलब उनका तर्क है, ये सच्चाई मानो या ना मानो, उनका तर्क मानो। तो ऐसा था उन्होंने कहा कि अपने किले में, जैसे आप देखोगे जब फिरोज शाह तुगलक है तो दो अभियान फिरोज शाह तुगलक ने किया है बंगाल में, एक सिकंदर शाह के समय और इलियास शाह के समय, और दूसरा उसके उत्तराधिकारी सिकंदर शाह के समय। और दोनों समय 5-6 महीना वहां रुक कर और गुस्सा में आसपास के फसलों को नष्ट करके वापस आ गया दिल्ली, क्योंकि किले में बंद कर लिया, बैठा रहा, ही कुछ कर ही नहीं पाए। तो और किले जब तक बंद है तब तक आप अटैक करोगे तो ऊपर किले में जो उसके सैनिक है वो ज्यादा सख्त स्थिति में है, वो चढ़ने, पता चला कि इधर से कुछ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तोप होता तोप से तोड़ देते थे ना उसको। तो जैसे अपने पद्मावत देखी होगी तो उसमें तोप तो नहीं होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी एक मशीन का यूज कर रहा था किला को तोड़ने के लिए, देखा था कि नहीं? वो एक टाइप का मशीन नहीं होता था, उसमें गोले रखते थे, और वो तोप नहीं होता था, वो अर्ली रूप था। उसको तुम क्या कहोगे, वो एक तरह से वो भी फायर वेपन्स था, बारूद का यूज होता था, लेकिन तोप प्रॉपर नहीं था। बारूद का जो यूज होता था वो आप तुम देखोगे कि बारूद का यूज तो शुरू हो गया विजयनगर बहमनी में भी तुम देखोगे, लेकिन तोप का प्रॉपर यूज नहीं था। मतलब वो बारूद का अर्ली रूप था, जो प्योर बारूद आएगा तब तोप होगा। वो मैंने एक गोला बना के उसमें आग लगा के और इस तरीके से करके उसमें कुछ इन्फ्लेमेबल चीजें रख देते थे। इन्फ्लेमेबल चीजें प्रॉपर बारूद नहीं होती थी। प्रॉपर बारूद का प्रयोग होगा पहले मुदगल के किले पर। मुदगल के किला जो बुक्का फर्स्ट के बीच और मोहम्मद शाह जो विजयनगर और बहमनी का शासक है, पहला बारूद का यूज वहां होगा, और पहला तोपखाना बाबर यूज करेगा इंडिया में, उससे पहले नहीं। तो उनका कहना है कि भाई तोपखाने नहीं थे तो उस समय क्या करते लोग, तो वो मुस्लिम उनको नहीं जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने, इनके साथ दिक्कत यह थी, बोला कि किले ये कैसे बंद करते, क्योंकि यहाँ पर कठोर जाति व्यवस्था थी। तो भारत में जो शिल्पी जो थे, शिल्पी कारीगर, तो कारीगर शिल्पी अधिकतर निम्न जाति से थे या अछूत की श्रेणी से आते थे। तो निम्न जाति से थे, तो ये चूंकि राजपूत अपने मतलब ब्लड के शुद्धता पर विशेष ध्यान रखते थे, और चूंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था की कठोरता थी, तो वो अपने उन निम्न जाति के शिल्पियों को किले के अंदर नहीं बसने देते, उनको किले के बाहर रखते और खुद किले के अंदर रहते। जो किले को बंद किया और किले के बाहर इनके शिल्पी रह गए, तो किले में सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि इनका सारा सामान तो बाहर रह गया, समझ लो कि नहीं। तो
तो किले तो खोलेंगे ना, कि 6 महीना साल भर बंद होने के लिए तुमको सारा आवश्यकता की चीजें चाहिए। तो पता चला किले को बंद किया, जब किला खोलोगे तो शिल्पी बाद में आएंगे, सामान बाद में आएगी, पहले तो तुर्क सैनिक ही घुस जाएंगे फिर उसमें। तो इनका कहना है कि इन कारणों से इनको किलों का पतन हुआ, अगर एक कठोर जाति व्यवस्था नहीं रहती तो यह हाल नहीं रहता। लेकिन यह भी थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जो नवीन शोध हुए उन्होंने कहा कि देखिए बहुत भ्रम है, ठीक है जाति व्यवस्था हिंदू में थी, हिंदू कॉम्प्रोमाइज भी करते थे, जैसा शास्त्रों में जाति व्यवस्था दिखती है व्यवहार में होती नहीं थी। व्यवहार में उसमें बहुत सारा रास्ता निकला हुआ था। जैसे वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप राजपूत समझ लीजिए कि राजपूत किसी एक जाति के हैं नहीं, जिस जाति के जो योद्धा वर्ग हिंदुस्तान में वो सब राजपूत में घुस गए और तब राजपूत जाति ही बन गई। तो राजपूत किसी एक से नहीं थे, बल्कि चाहे जनजातीय से आए या विदेशी से आए, जो भी शासक वर्ग के और योद्धा वर्ग के थे उनको राजपूत में एंट्री होती चली गई। तो भाई तो राजपूत ही अपने आप में कोई एक जाति नहीं। और दूसरी बात यह है कि यह जहां तक यह कहा गया है कि निम्न जाति के लोग सैनिक में भर्ती नहीं होते थे, तो उन्होंने सतीश चंद्रा ने उदाहरण दिया है कि राजस्थान के मीना और पंजाब के जाट, ये दोनों जाति व्यवस्था में ऊंचे नहीं थे लेकिन बड़ी संख्या में सैनिक रहे। बल्कि तो यहां तक बताते हैं कि राजस्थान में राजपूतों से कम मीना लोगों की भागीदारी सेना में नहीं थी। और मीना लोगों ने, आज भी तुम देखते हो पुलिस में और आर्मी में मीना का कितना रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो भी बहुत वॉरियर क्लास में मीना की गिनती होती थी। लेकिन उनका नाम नहीं दबा रहा हमेशा, सारा से राजपूत लेते रहे, परंतु उनके सैनिक में मीना भी जाते थे। उन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया था सेना में। जैसे वही मराठा में वही हुआ ना, महार्स में, महार भी सैनिक थे। अभी जो तुमने देखा कि जो इतना जो बबेला हुआ था, कौन, भीमा कोरेगांव का, तो भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था, महार जो थे वो महार सेना में थे। तो महार्स भी मराठे की तरह बड़ा वॉरियर क्लास में था, वो भी सेना में उसकी रुचि थी महार्स की। तो पहले महार्स को मराठों ने अपनी सेना में लिया था। जब शिवाजी के टाइम में या छत्रपति के टाइम में जाति व्यवस्था मराठों में कठोर नहीं थी, बड़ा नरम जाति व्यवस्था। निम्न जाति के लोगों को सेना में ले लेते, तो महारों को सेना में लिया। बाद में पेशवा आए तो पेशवा तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ, तो महारों को धीरे धीरे सेना से निकाल दिया। तो सेना से निकाल दिया तो महार तो सैनिक थे। अब सैनिक है तो सैनिक है, उनको तो कहीं सेवा चाहिए, तो ब्रिटिश को तो चाहिए ही था हिंदुस्तान के सैनिक। तो ब्रिटिश ने महारों को अपनी सेना में ले लिया, तो महार बन गए ब्रिटिश के सैनिक। और वो ब्रिटिश सेना के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। तो जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-18 में हो रहा था, उसमें ब्रिटिश को प्रतिनिधित्व कर रहे थे महार्स। तो प्रैक्टिकली जो वॉर हुआ, इधर से मराठी लड़ रहे थे, उधर से महार्स लड़ रहे थे। केवल ऑफिसर्स ब्रिटिश थे लेकिन पूरे सैनिक महार्स थे। और महारों ने हरा दिया मराठों को उस युद्ध में। तो हरा दिया, तो अब महार्स को तो लग रहा है कि भाई हमने बहुत बड़ी विजय हासिल की। तो महाराष्ट्र उनके लिए हो गया, महारों के लिए हो गए ये इस सफलता का प्रतीक। तो हर साल महार्स उस तिथि को सेलिब्रेशन करते थे, जिस तिथि को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की जीत हुई। लेकिन इसी बीच तो एनडीए की सरकार आई, तो हिंदुत्व पुनर्जीवित हुआ चारों तरफ। पहले हिंदुत्व नहीं था उस तरह का। हिंदुत्व जब पुनर्जीवित हुआ, तब वहां के जो हिंदुत्व वाले थे उन्हें कहा कि यार ये तो देशद्रोही है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हम हारे, यही सेलिब्रेट कर रहा है, तो हिंदुस्तान विरोधी है, कुछ करना चाहिए। तो वही जब गए लोग मनाने, तो अटैक कर दिया सब कि नहीं, देशद्रोह नहीं चलेगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर रहो। अब बहुत बड़ा झमेला हो गया। तो इसीलिए तुम देखते हो तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है, उसमें टाइटल क्या है, हमारा अतीत है या हमारे अतीत है। मतलब इतिहास जब पढ़ते हो तो सबके अतीत एक नहीं है। आपके अतीत जो होंगे और हमारे अतीत होंगे, तो आप अगर प्रभावी हो तो आप अपने अतीत को हिंदुस्तान का अतीत बना के चलोगे, तो हमारा अतीत दब जाएगा। हम कहेंगे भैया इसमें हमारा अतीत कहाँ है। कहीं आप राष्ट्रवाद में हमारे अतीत को न दबा दो, हमारा भी अतीत है। तो जब अब यही तो इतिहास में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है कि सबके अतीत पर ध्यान होना चाहिए, केवल ब्राह्मणों का अतीत नहीं। इसलिए अभी जो राष्ट्रवाद इतिहास लेखन में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद मस्कुलर नेशनलिज्म की बात हुई, तो यही डर लगता है ना कि हिंदुत्व के नाम पर चला जाएगा कि हाँ पूरे इतिहास का ही निम्न जाति का इतिहास है, बाकी इतिहास दब जाएगा, और जो मुट्ठी भर जो प्रभावी है कुलीन उनका इतिहास चल पड़ेगा। और फिर ये होगा कि अच्छा यही उपलब्धि है हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान की उपलब्धि बना के आप किसकी उपलब्धि चला रहे हो? मराठों की उपलब्धि चलाओगे तो महारों की उपलब्धि के बारे में बताओ, और महारों की उपलब्धि के बारे में बताओगे तो कहा जाएगा राष्ट्र विरोधी है।
यही समस्या आती है। इसलिए इतिहास में बहुत कंटेस्ट होता है ना, है तो अतीत की बात, लेकिन लोग वर्तमान के अनुसार उस अतीत में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं अपने अपने इंटरप्रिटेशन का। इसलिए बच्चे अब नहीं माना जाता है इरफान, वो मोहम्मद हबीब की बात लगभग खंडित है, लेकिन हाँ इतना तो मानोगे कि भाई जाति गतिशीलता जितना इनमें थी, इस्लाम में थी, उतना हिंदुत्व में नहीं थी, या मतलब हिंदू सामाजिक व्यवस्था में नहीं थी। इस्लाम में ज्यादा सामाजिक गतिशीलता थी, वहां पर एक दास भी चले जाते थे सुल्तान के पद पर, यहां पर तो इतनी बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग संभव नहीं थी हिंदुस्तान। तो सामाजिक क्षेत्र में गतिशीलता तो उधर ज्यादा थी, इधर अवरोध था, ये तो फैक्टर है। अब मोहम्मद हबीब उसको थोड़ा ज्यादा करके दिखाते हैं, तो ज्यादा करके दिखाना तो पॉसिबल नहीं। समय ही इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब हमको लिखवाना था और देखिए घड़ी में तो टाइम हो गया, लगता है सर ऐसे 5 मिनट लिखोगे क्या, लेकिन तुम्हारा क्लास कहीं होगा क्या? हाँ, तो इसको हमको क्वेश्चन भी कराना है इस पर। एक क्वेश्चन तुम लोग को मैं धीरे धीरे मॉडल आंसर भी तो लिखवाना शुरू करूँ ना, फिर तुम लोग क्वेश्चन राइटिंग भी तो सिखाना है तुम्हें कैसे किया जाता है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन राइटिंग सीखो। अच्छा चलो कभी अभी पढ़ो, मेरा बुकलेट ले लो, मेरे बुकलेट का पेज संख्या बता देता हूँ। तुम लोग कल इल्तुतमिश तक पढ़ के आओ। तो ये कौन सा बुकलेट पकड़ दिया? अच्छा यही है, हाँ ठीक है। पेज संख्या में केवल बोल देता हूँ आपको। देखिए 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, 28 तक देख लेना तुम। और बुकलेट सभी लोग लेके आओगे, है ना?